आज का लेक्चर हमारा बेल वाली सीरीज का ये थर्ड लेक्चर होगा। और आज का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग वो क्राइटेरियाज देखने वाले हैं। कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो कि एक्चुअली बेल को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब जब आप कोर्ट में खड़े होते हो बेल के लिए, तो क्या क्या क्राइटेरिया है जो आपको सेटिस्फाई करना होता है, जिनको आप सेटिस्फाई करने के बाद आपको बेल मिल सकती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि बेल को अंडरस्टैंड करना है कि क्यों हमें बेल चाहिए। तो सबसे पहले हमें अरेस्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें अरेस्ट क्यों किया गया है, आखिर क्यों हमको जेल में डाल के रखा गया है। ठीक है। तो आप सबसे पहले समझ जाओ कि अरेस्ट दो स्टेज पे होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। जो तीसरा स्टेज है वो तो अभी हमारे काम का नहीं है बेल को लेके। पहला स्टेज तो हमको पता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? पुलिस करती है। तो जो फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी केस में, वो पुलिस करती है। वहां पे हमको अरेस्ट करके रखा जाता है। ठीक है। तो वहां जो पर देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। मतलब जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है या कुछ भी करती है, आपके यहाँ आती है, सर्च करती है, आपके घर पे देखती है, आप वेपन सर्च करती है, कुछ भी देखती है, जो भी पुलिस की एक्टिविटी होती है ना, उसका सोल ड्यूटी होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। उसको इससे नहीं मतलब है कि किसने किया क्या किया, उसका काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है। एविडेंस क्या कहता है उसको बस ये देखना, और इसको देख के उसको एक चार्जशीट सबमिट करना होता है मैजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ काम है इनका। और जो ट्रायल स्टेज जब शुरू होता है, ट्रायल कब होता है? जब पुलिस जाती है, चार्जशीट सबमिट कर देती है मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट जो होती है वो चार्ज फ्रेम कर देती है, तब जाके आपका ट्रायल शुरू होता है। और ट्रायल के स्टेज पे एक अरेस्ट होता है। ठीक है। अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे नहीं अरेस्ट हुए, तो हो सकता है ट्रायल के दौरान आप अरेस्ट हो जाओ। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ट्रायल के टाइम पे अरेस्ट होता है, ये क्यों होता है? तो देखिए, ट्रायल आपका सुचारू रूप से चल जाए, अगर पता चला कि आप जो है ऐसे पर्सन हो जो कि आप भाग जाते हो, आप डेट्स पे नहीं आते हो, आप जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उससे निकल जाते हो बाहर, इंडिया छोड़ के चले जाते हो, आपका ऐसा हरकत रह रहा है, आप डेट्स पे नहीं आ रहे हो। ठीक है। तो ट्रायल क्या होगा? ऐसे अनलिमिटेड डिले होता रह जाएगा। तो टू मेक श्योर कि आपका जो ट्रायल है वो भी टाइम पे हो। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिलने वाली जस्टिस जस्टिस नहीं रह जाती। हम लोग देखते हैं ना अपने यहाँ, जब किसी को इंसाफ मिलता है, 20-20 25-25 साल उसकी जिंदगी के निकल जाते हैं। ठीक है। तो ट्रायल को टाइम पे चलाया जा सके, इसके लिए भी अरेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये दो अरेस्ट जो है, इसी दो अरेस्ट के केस में बेल होता है। क्योंकि ट्रायल के बाद तो जो तीसरा स्टेज है वो तुमको पता है, यहाँ तो कन्विक्शन हो जाता है, यहाँ सजा मिल जाती है। तब जो जेल होता है वहां बेल थोड़ी मिलती है। वो तो जेल जेल हो गया, उसमें तो आपको हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि वहां पे फरलो, ये सब जो ब्रेक्स लिया जाता है, वो सब है। वहां बेल का सिस्टम तो है नहीं। ठीक है। तो दो ही स्टेज है। अब आपको एक बात हम बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो या ट्रायल हो, क्या इन दोनों स्टेज में आपको लगता है कि आपको प्रूफ, मतलब ये मान लिया गया है कि आप दोषी हैं? जो इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है, उसका जो कार्डिनल प्रिंसिपल है, जो हम लोग हमेशा जानते हैं कि आप जो हो, जैसे देखो, हमेशा माना जाता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि एक पर्सन जो है, उसको तब तक इनोसेंट मानेंगे, तब तक उसको निर्दोष मानेंगे, जब तक कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ में गिल्टी ना प्रूफ कर दिया। तो पुलिस आपको गिल्टी, जनरली लोग समझते हैं पुलिस हमको पकड़ ली मतलब हो गया, अब तो हम क्रिमिनल हो गए, हम पे दोष आ गया। ऐसा नहीं। जब तक कोर्ट ऑफ लॉ ट्रायल में आपको दोषी नहीं करार दे देती है, तब तक आप इनोसेंट माने जाते हो, तब तक आप निर्दोष हो। तो क्या एक निर्दोष आदमी को जेल में रखना सही होगा? ये आप बताओ। तो फिर उसको जेल में क्यों रखा जाता है? आप बोलोगे कि जब हम इनोसेंट ही हैं, तो हम इनोसेंट पर्सन को जेल में आप क्यों रखते हो? क्यों फिर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल में डाल देते हो, ट्रायल के? तो देखिए, यहाँ पे जो आपको जेल में डाला जाता है ना, यहाँ पे उसका पर्पस ये नहीं है कि आप जो दोषी हो इसलिए आपको सजा मिल रही है। ये सजा नहीं है। ये बस मेक श्योर किया जा रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो, आप भाग न जाओ। अगर ट्रायल चल रहा है तो आप ट्रायल में कोऑपरेट करो, आप भाग न जाओ। आप कहीं कोई ऐसे पर्सन हो जो कि, जैसे कि मान लो, मतलब क्यों आपको रखना चाहिए, तो आप
जो हो ऐसे पर्सन हो जो कि एविडेंस को टेम्पर कर देते हो, मतलब जैसे मान लो कहीं पे कोई मर्डर वेपन है, आप वो मर्डर वेपन को फेंक देते हो पानी में, या आप बचाने की कोशिश करते हो अपने आप को, इसके लिए आप इन्फ्लुएंस को, विटनेस को इन्फ्लुएंस करते हो, कोई विटनेस है उसको धमकाते हो, डराते हो, या उसको पैसे दे के रोकते हो। अगर आपका ऐसा नजर आता है, ऐसा कोई सस्पिशन है पुलिस को या कोर्ट को, तो वो आपको अरेस्ट करके रखती है, कि ताकि हम अगर इस बात तक भी पहुंचे कि आप गिल्टी नहीं हो, तो इसके लिए भी हमको जरूरत है कि हम एविडेंस देखें। तो ट्रायल अच्छे से नहीं चलेगा, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पे जो आपका अरेस्ट है वो बस इस वजह से होता है। ठीक है। तो अब आप एक चीज जान लो कि इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का होता है हमारे जस्टिस का। अब यहीं से सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग ना बेल को पहले समझते हैं कि दो तरह से बेल होता है। एक जो प्रोविजन वो एंटीसिपेटरी, और एक होता है रेगुलर। तो एंटीसिपेटरी बेल किस स्टेज पे होता है? एंटीसिपेशन, मतलब आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि फलाना क्राइम कहीं पे हुआ है, उसमें मैं भी दो, मुझ पे भी चार्ज है, एफआईआर हो गई है, या ऐसा एफआईआर नहीं भी होती है, आपको एप्रीहेंशन है, लेकिन रीजनेबल एप्रीहेंशन, ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हमको अचानक से लग जाए कि पुलिस हमको पकड़ लेगी। तो ऐसे केसेस में नहीं। तो आप एंटिसिपेट जब करते हो कि हमको जो है वो जेल हो सकती है, वैसे केस में आप एंटिसिपेटरी बेल लेते हैं। ठीक है। आपको भय है, इसको हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे, एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल को। और अगर आपका अरेस्ट हो गया और अब आपको बेल चाहिए, तो आप रेगुलर बेल में जाते हो। इसको हम लोग रेगुलर बेल कहते हैं। ठीक है। तो ये तो सिंपल दो बातें आप जान जाओ कि एक होगी एंटीसिपेटरी बेल और एक होगी रेगुलर बेल। एक जो एंटीसिपेशन में, मतलब अभी आप अरेस्ट हुए नहीं हो, बस आपको डर है और आप कोर्ट से जाके बेल मांगते हो कि हमको अरेस्ट किया जा सकता है फलाने मामले में, तो हमको बेल ग्रांट कर दिया जाए। और रेगुलर बेल कि आप अरेस्ट हो चुके हो, आप जेल में बैठे हो, अब आपको बेल लेने के लिए आप जाते हो कि मैं इतनी दिन कस्टडी में रह चुका हूं, अब मुझे बेल ग्रांट कर दिया जाए। ये दो तरह का बेल है। तो अब बात आती है कि आप ये तो समझ गए कि आपको कस्टडी में क्यों रखा जाता है। ये सारा फियर की वजह से, ताकि इन्वेस्टिगेशन ट्रायल चल जाए, आप इसमें परेशानी मत बनो। अब बात आती है तो क्या इसका जो सल्यूशन होगा जब आप बेल मांगने जाओगे, तो आपको यही तीन चार बातों को ही पिन पॉइंट करके अटैक करना होगा। आप किसी भी बेल एप्लीकेशन में यही देखोगे कि उसमें ये तीन चार पॉइंट को हमेशा डील किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि बेल में लिखा ही जाना चाहिए। इसी आधार पे बेल होती है। ठीक है। तो ट्रिपल टेस्ट जो होता है ना, ये टेस्ट बहुत पुराने बहुत सारे जजमेंट्स में इसका जिक्र हो रखा है। ठीक है। अभी रिसेंट देखे तो केजरीवाल साहब का केस जो चल रहा था, उसमें भी जो है ट्रिपल टेस्ट का जिक्र हुआ था कि ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाई करें केजरीवाल। जैसे पी चिदम्बरम का केस था। ठीक है। पी चिदम्बरम साहब भी जेल गए थे, तो इनका जो केस था वर्सेज ईडी का, इसमें भी ट्रिपल टेस्ट की बात की गई थी कि ट्रिपल टेस्ट को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ट्रिपल टेस्ट जो होता है ना, वो इसी प्रिजम्पशन पे बना हुआ प्रिंसिपल है। ट्रिपल टेस्ट इसी प्रिजम्पशन पे बना हुआ है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इसी आधार पे ट्रिपल टेस्ट को बनाया गया कि हम मानते हैं कि आप पे अभी जो आप गिल्टी नहीं हो, जब तक कि ट्रायल नहीं चल जाता है, तो अभी आप इनोसेंट हो। तो एक इनोसेंट पर्सन के तौर पे आप क्या क्या चीज बताओगे कोर्ट को? ठीक है। तो यही फैक्टर आपके बेल को ग्रांट करने में मदद करेगा कोर्ट के द्वारा। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है फ्लाइट रिस्क। आपको बताना है कोर्ट को कि मैं एक फ्लाइट रिस्क नहीं हूँ। फ्लाइट रिस्क कहने का मतलब क्या है? आपको बताना है कि मैं एक नो फ्लाइट रिस्क कहने का मतलब कि मैं यहाँ से भाग नहीं जाऊंगा। मैं जो हूँ, मैं कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से नहीं भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं दुबई चला जाऊंगा, मैं यहाँ से छोड़ के स्टेट पार कर जाऊंगा। ठीक है। तो आपको ये बताने के लिए आपको उसमें क्या क्या लिखना पड़ता है, इसलिए आप बेल एप्लीकेशंस में देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि ये जो फलाना पर्सन है, he has got deep roots in the society, he is a well known person in the society, he owns a shop here, he has a big family, ये सब बताया जाता है। उनके दो बच्चे हैं, ऐसे हैं जो उन पे डिपेंडेंट हैं, ये सब देखोगे आप बेल एप्लीकेशन में लिखा जाता है। इससे क्या पता चलता है? फिर वहाँ रेसिडेंस बताया जाता है कि मेरा तो परमानेंट रेसिडेंस वहीं पे है, मेरा घर है, मेरा ये चलता है, मेरा दुकान चलता है, फिर मेरा जॉब है,
मैं, मेरा जो फैमिली हो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं जॉब करता हूँ उसी जगह पे, तो मैं कैसे ये प्लेस को छोड़ दूंगा? तो कोर्ट जो होती है वो इन फैक्टर्स को कंसीडर भी करती है कि हाँ ये पर्सन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भाग जाए। जैसे आप देखो सरकारी नौकर सब पे केस चलता है, कई बार बेल मिल जाता है लोगों, क्योंकि जाना जाता है कि अरे ये तो मतलब यहीं इसी जुरिस्डिक्शन में काम करते रहे, इनका घर बार सब यहीं पे, काम मिडिल क्लास आदमी कहाँ उठ के चला जाए, क्या दुबई सब भाग जाते हैं मालिया साहब के जैसे। ठीक है, तो ये सब देख के नो फ्लाइट रिस्क आपको सबसे पहले बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप भागने का खतरा रहेगा तो ना आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दोगे, ना ट्रायल कंप्लीट होने दोगे। दूसरा जो बड़ा फैक्टर होता है जो माना जाता है कि नो टेम्परिंग विथ एविडेंस। कहने का मतलब क्या है कि हम जो है एविडेंस जो है उसको टेम्पर नहीं करेंगे। तो ये कैसे आप सिद्ध करोगे? आप बेल में देखो कि बेल जब भी ग्रांट होती है तो कोर्ट आपसे दो तीन बातें पूछती है। पहला क्वेश्चन होता है क्या कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है? क्रिमिनल एंटीसीडेंट का मतलब हो जाता है कि क्या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्या इस पर्सन ने पहले भी कोई क्राइम किया जहां पे इसका नाम हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपने झूठ बोल दिया और कल को पुलिस के तरफ से जो पीपी खड़े होते हैं, अगर वो पीपी साहब बता दिए कोर्ट को कि नहीं नहीं इस फलाना आदमी के अगेंस्ट तो ये केस चल रही है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर तो आपको ग्रांट नहीं ही होगी। इसलिए आपको सत्य बताना है। तो अगर नहीं चलती है तब तो बहुत अच्छा है, ये आपके पक्ष की बात। क्यों क्रिमिनल एंटीसीडेंट पहले पूछा? जैसे जो क्रिमिनल तरह का पर्सन होता है वो जनरली क्या करता है, उसका माइंड ही क्रिमिनल का। जैसे मान लीजिए कोई इनोसेंट पर्सन है, वो अगर कुछ भी कर रहा है, मतलब कभी उसने कुछ ऐसा नहीं किया, तो क्या उसका इतना माइंडसेट होता है कि वो एविडेंस को टेम्पर कर दे, एविडेंस को खत्म कर दे, ब्लड स्टेन हटा दे, कहीं का जाके तोड़ आए बिल्डिंग, कहीं कुछ हो रहा है ऐसा कुछ है वेपन को फेंक दे? इस तरह का जो प्रवृत्ति देखा जाता है ना, वो ऐसे लोगों में देखा जाता है जो लोग मतलब आप समझ जाओ कि जिनको की क्रिमिनल टाइप के जिनके जो विचार होते हैं उनके अंदर मोस्टली देखा जाता है। ऐसे तो एक्सेप्शंस हर जगह है, जो जनरल बातें होती है उसी आधार पे बेल ग्रांट किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि टेम्परिंग विद द एविडेंस का मतलब यही है कि कोई खतरा तो नहीं है। तो ऐसे पर्सन जो कि क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं उनसे ऐसे केसेस में खतरा होता है कि वो एविडेंस को टेम्पर कर देंगे। ठीक है, और अगर आप कहोगे कि हमारे पास क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, पहले फलाना केस में मेरा नाम था, तो आप वो एक्सप्लेन कर दो कोर्ट को कि क्यों आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुआ था, मैं तो यहाँ था, मैं वहां था और मेरे अगेंस्ट ये दर्ज कर दिया गया, गलत एफआईआर हुई थी, मुझे फंसाया गया था, मेरा इनसे जमीन का विवाद था, उसी विवाद में इन्होंने मेरे, जनरली जमीन के विवाद में लोग बहुत सारा एफआईआर कर देते, तो कोर्ट भी अंडरस्टैंड करती है कि ये एफआईआर क्रॉस एफआईआर सब जमीन से रिलेटेड है, तो वो आप कोर्ट को एक्सप्लेन कर दो, कोर्ट कई बार सेटिस्फाइड हो जाती है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। तो अब बात आती है विटनेस को इन्फ्लुएंस करने का मतलब, जो जो विटनेस है उस घटना के, आप उनको पैसे दे के, उनको डरा के धमका के, तो ये समझ लो ये इससे भी रिलेटेड हो जाता है कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं विटनेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि इसमें कई बार इन्फ्लुएंस विटनेस, तो विटनेस का जहां तक काम है, अगर वो काम खत्म हो गया विटनेस का, तो ऐसे भी आप ये वाला फैक्टर सेटिस्फाई कर जाओ। कहने का मतलब मान लो हमने आपको बताया कि दो ही स्टेज है जहां पे आपकी जरूरत है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज जो है, ठीक है, यहाँ पे अरेस्ट हुआ है, और आपके अरेस्ट के बाद हमने क्या बोला कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ एंड होता है? तो चार्जशीट फाइल होने पे, मतलब अब पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, चार्जशीट फाइल हो गया। तो अब जब सारा एविडेंस आपने लगा ही दिया, विटनेस का आपने एविडेंस ले ही लिया, अब ऐसे केसेस में हमको टेम्पर करने का कोई स्कोप बचा है? नहीं बचा है। तो हम अपने बेल एप्लीकेशन में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अब तो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दिया है, तो अब तो हमको एविडेंस टेम्पर करने का कोई स्कोप ही नहीं है, विटनेस टेम्पर करने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो दोनों ही केस में कि इस आधार पे आपको बेल ग्रांट कर। इसलिए आप देखोगे कि जनरली चार्जशीट फाइल होता है, तो आप कई जगह देखो कि बेल मिलना थोड़ा सा इजी हो जाता है कि अब तो इनका इन्वेस्टिगेशन में काम ही नहीं है, अब ये क्या इन्फ्लुएंस करेंगे विटनेस को और एविडेंस को। तीसरी बात आती है ट्रायल स्टेज पे। ट्रायल स्टेज पे भी क्या होता है कि की विटनेस का एग्जामिनेशन हो गया, जो मेन विटनेस है अगर उनका मान लो एग्जामिनेशन हो जाता है,
तो फिर क्या आप वहां भी बोल सकते हो कि की विटनेस का तो जज साहब एग्जामिनेशन हो चुका है, तो अब हमको आप छोड़ दीजिए, अब हमको आप क्यों आप जेल में रखे हो? हाँ, आप सजा जब दीजिएगा हमको, उस टाइम अगर मेरे खिलाफ कुछ आ जाता है तो आप सजा दीजिएगा। आज तो हम सजा के पात्र नहीं, आज तो हम इनोसेंट हैं, हमारे अगेंस्ट मेरा गिल्ट प्रूव नहीं हुआ है। तो आप जिस दिन ये प्रूव हो जाएगा उस दिन आप हमको सजा दीजिएगा, अभी आप हमको छोड़ दीजिए। तो ये सब फैक्टर है कि ट्रायल स्टेज पे अगर की विटनेस एग्जाम, जैसे की विटनेस आपको मैं बता, रेप केस में जो प्रोसिक्यूशन विटनेस वन हो जाता है जो कि महिला होती है खुद, ठीक है, अगर उसका एग्जामिनेशन हो गया है तो फिर आपके पास क्या बचा हुआ है? ठीक है, तो वैसे केस में मतलब जो मेन विटनेस हो चुका एग्जामिनेशन, तो फिर आप वहां पे सीधा कह सकते हो कि मेन विटनेस का एग्जामिनेशन हो गया, तो अब हमको आप छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंस करने का अब स्कोप ही नहीं है। तो ये तीन फैक्टर जो है ना, ये आपको बताना होता है। ये तीन इस बातें आपके एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, इन सब में आप इन बातों को रखते हो। ठीक है, कि आप फ्लाइट रिस्क नहीं हो, कोई एविडेंस टेम्पर करने का स्कोप नहीं है, विटनेस इन्फ्लुएंस करने का कोई स्कोप नहीं है। इसके लिए ये सारी, अब आप बेल एप्लीकेशन जब भी देखोगे, वैसे मैं लास्ट में आपको एक बेल का जो ड्राफ्ट होगा वो बताऊंगा कि कैसे करना है, तो उसमें आप ये सब लाइन देखोगे तो आप हमेशा बेल देख के लगे आपको कि ये सब पॉइंट क्यों दिया हुआ है। तो एक्चुअल में ये ट्रिपल टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए ही ये पॉइंट्स है। आगे और भी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या क्या और क्राइटेरिया होते हैं, सिर्फ ये तीन क्राइटेरिया ही नहीं है, और भी है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको हर बेल में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेल का और भी क्राइटेरिया